बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज हंड्रेड इंडेक्स ने अपने ही अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। तारीख साज तेजी देखी गई। हंड्रेड इंडेक्स ने आज जो तारीख रकम की है, इससे कबल हमने ये हिंसा कभी नहीं देखा। हंड्रेड इंडेक्स 83,300 के लेवल से जम करके 85,000 के लेवल पर ट्रेड हुआ। फर्स्ट टाइम हमने रिकॉर्ड तेजी देखी। हंड्रेड इंडेक्स 85,000 की नफसातियत अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 1500 पॉइंट्स इजाफे के साथ ये रिकॉर्ड कायम हुआ आज, और सरमाकारों ने ज़बरदस्त बाइंग और सेलिंग की है और सेलेक्टेड स्टॉक्स में की है। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर नंबर 1 रहा, क्योंकि आइंदा वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब का डेलीगेशन भी आएगा रेकोडिक के हवाले से, मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से। इसके अलावा चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है ट्रेड के हवाले से। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हम रिकॉर्ड तेजी देख रहे हैं। और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 84,900 के लेवल पे हुई है। 1378 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। 449 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। 217 कंपनियों के शेयर में इजाफा और 166 कंपनियों के शेयर में हमने कमी देखी। मजमूई तौर पे आज रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। दूसरी जानब इंडिया मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ है। 12 पैसे इंडिया मार्केट में आज डॉलर सस्ता हुआ। 277.40 पर इंडिया बैंक में डॉलर पहुंच गया है। रिजर्व हमारे बेहतर हो रहे हैं। IMF समेत 5 मिल रही है। दीगर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पाकिस्तान को रकम देने की हामी बढ़ ली है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स आइंदा वाले दिनों में और बेहतर होंगे। और यही वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट रिकॉर्ड परफॉर्म कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी साल यानी आइंदा आने वाले 2 महीनों में, 2.5 महीनों में इंडेक्स हो सकता है, कभी इम्कानात हैं कि वो 1 लाख की हद को छू जाए। कुछ आइन बात है। इसके अलावा सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी 9 से 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। खालिद बिन अब्दुल अजीज के दौरा पाकिस्तान में आला सतह का वफ्द, तिजारती वफ्द इनके साथ होगा। रेकोडिक के मामलात में, रिफाइनरी के मामलात पर इनसे मुस्बत मुज़ाकरात होंगे, मुस्बत पेशरफ की भी उम्मीद है। तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा कपास की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। कपास की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में 6ठी से 7वीं पोजीशन पे आ गया है। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से हमारी जो कॉटन क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। और गुज़िश्ता साल तकरीबन 600 फैक्ट्रियाँ कॉटन की जो काम कर रही थी वो रवां साल बंद हो गई और 300 फैक्ट्रीज इस वक्त ऑपरेशनल हैं। सिर्फ 300 फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हैं। 30 सितंबर तक मुल्क भर की कॉटन फैक्ट्रियों में रुई की 20,04,000 बेल्स पैदा हुई। पिछले साल के मुकाबले में रवा साल कपास की मुल्की पैदावार में 60% की नुमाया कमी हुई है। जब आपकी कपास की पैदावार डिस्टर्ब हुई है, 60% डिक्रीज हुई है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा टेक्सटाइल सेक्टर पे। अब टेक्सटाइल सेक्टर पे जब इम्पैक्ट आएगा, और टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करता है, तो अब हमने कॉटन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे ज़र मुबादला पे मनफी असरात मुरतब होंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है जो पैदावार से डिस्टर्ब हो गया कॉटन की। इसके अलावा पाकिस्तान से घी एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी कंपनियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूएई की मार्केट और अफ्रीका की मार्केट को फोकस किया है। वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स ने कमर कस ली और इस हवाले से एक प्लान बना लिया है कि अब हम घी को पहली बार पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे। और चूँकि पाकिस्तान का घी दुनिया भर में अपनी अहमियत रखता है, तो ये पहली बार ये प्लान मुरतब किया गया है। और यूएई की मार्केट को, सऊदी अरब की मार्केट को, अफ्रीका के ममालिक इसमें शामिल हैं, उन पर फोकस किया गया है। और आइंदा वाले दिनों में जब ट्रेड मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल जाएगी तो बाकायदा तौर पे घी की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। ये एक खुशाइन बात है। इसके अलावा LPG गैस का बहरान संगीन हो गया है कराची में। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हंगामी इजलास बुलाया है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इसकी सदारत की और इस पे दुकानदारों के और जो डिस्ट्रीब्यूटर के जो मसाइल हैं उन पर बातचीत हुई। और एक बात पे, एक पॉइंट पे इत्तेफाक किया गया है कि 11 अक्टूबर से गैर मुइना मुद्दत तक के लिए LPG बंद हो जाएगी। पाकिस्तान कराची में LPG की डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देंगे। खुद साख्ता तौर पे ऐलान किया है। और ये हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि ये इजलास जो हुआ है, इसमें जो मसला डिस्कस हुआ है वो इंतज़ामिया, जो शहरी इंतज़ामिया है, वहाँ पे पुलिस है जो उनको परेशान कर रही है, उन पर बारी बारी जुर्माने कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, उसकी वजह से ये फैसला किया गया है। इस पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई। सनतकारों के मसाइल क्या हैं, बिजली
गैस ताहाल सस्ती नहीं हुई, टैक्सों की भरमार है, किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे? घी एक्सपोर्ट करके क्या हम अपनी फूड एक्सपोर्ट को $15 बिलियन तक ले जाने पर हम कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि इस वक्त हमारी फूड एक्सपोर्ट है तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर, जिसमें चावल की एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर है। हमारा विजन है कि हम 15 अरब डॉलर तक जाएं। ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा? इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर आज हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शेख उमर रेहान, चेयरमैन है वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान से घी एक्सपोर्ट करने के लिए मुकामी कंपनियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी थैंक यू। देखें, घी एंड कुकिंग ऑयल हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं जी, वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, यूएई में हो सकती हैं, अफ्रीका में हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें हैं जो कि हम फाइनेंस मिनिस्टर से जो है रिक्वेस्ट करेंगे रुकावटें दूर करें, ताकि हम जो अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जी। ये हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जिनको हम एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहे हैं, तो क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ही होती है या फिर हम इंपोर्ट करके इसको यहाँ पे वैल्यू एडेड करके फिर एक्सपोर्ट करेंगे? देखिए हम लोग रॉ मटेरियल तो अपना मोस्टली तकरीबन 80% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल पाम ऑलिन जो है। जी, लेकिन हम लोग एक हमारा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल फैट है इसको हम जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएई की मार्केट में। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रेप सीड ऑयल है, उसके अलावा हमारे पास कॉटन सीड ऑयल है। जी। यहाँ दुनिया में इसकी डिमांड है, तो हम लोग अपनी जो जो हाई एंड की प्रोडक्ट्स हैं उसको एक अच्छी क्वांटिटी उसकी हम री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने क्या आप लोगों को इससे पहले सपोर्ट नहीं की, या इस वक्त टीडैप क्या आपको सपोर्ट कर रहा है? तो आप लोगों का ये प्लान बना है या आप समझते हैं कि नहीं अब हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, जो उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी इसको हटना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको हटना चाहिए। हम लोग जो है अभी, क्योंकि मैंने अभी नया नया चार्ज लिया है, तो टिडैप के जो सीईओ हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, जुबैर मोतीवाला साहब से भी, जी, और फाइनेंस मिनिस्टर को भी आज हम खत लिख रहे हैं और उनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं हम वो बताएंगे कि हमारे साथ जो मसाइल इस वक्त घी एंड कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री को जो आ रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो एक सरमाया हमारा वो कैरी फॉरवर्ड में चला गया है, जो कि हुकूमत के पास वो तकरीबन 100 अरब रुपया है जो हुकूमती खजाने में हमारा एक्सेस जो है वो जमा होता जा रहा है। जी, तो हम लोग वजीर खजाना से रिक्वेस्ट करेंगे कि 8B जो है, ये सेल्स टैक्स की जो सेक्शन 8B है, जी। इसका इतलाक हमारे ऊपर नहीं होता, तो घी एंड ऑयल सेक्टर को इसमें से निकाला जाए, क्योंकि फालतू के पैसे जो है वो पाइल अप होते जा रहे हैं। जी। रिफंड आपको पता है कि लेने आसान नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो इस तरह के हमारे कुछ मामलात हैं जो कि हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा उमर साहब, जो स्मगलिंग है वो भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आप लोगों की इंडस्ट्री पर, तो घी और तेल यहाँ से स्मगल भी हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी तकरीबन 2 साल पहले हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे स्मगलिंग के। घी एंड कुकिंग ऑयल जो है बड़ी तादाद में ईरान से जो है वो बलोचिस्तान स्मगल हुआ था, जी, और हमने इस पर बड़ा वबेला मचाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आज 1 साल हो गया है और बॉर्डर्स पे जो इस वक्त सख्ती हो गई है, तो उसकी वजह से जो है ये स्मगलिंग इस वक्त सारी बंद है, और हमें जो है इस वक्त घी एंड कुकिंग ऑयल में स्मगलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा वैसे आप लोगों ने क्या टारगेट अपना सेट किया है कि अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आपको इजाज़त मिल जाती है ट्रेड मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो कितना आप पाकिस्तान से घी एक्सपोर्ट करेंगे? देखिए हम ये समझते हैं अराउंड तकरीबन देखिए हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो $4.5 बिलियन का घी एडिबल ऑयल और सीड हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जी। हम टारगेट कर रहे हैं कि अराउंड $500 million भी अगर हम लोग अचीव कर लें स्टार्ट में, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी हमारे सेक्टर की। पाकिस्तान में घी की कितनी डिमांड है? क्या हम लोग एक्सीड करते हैं, या हम अगर एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो लोकल मार्केट तो हमारी डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 148 घी मिले हैं और तकरीबन 45 लाख टन जो है सालाना जो है हमारी पाकिस्तान की डिमांड है, जी, जो कि 100 कंपनियां जो है पूरा कर सकती हैं। तो 48 कंपनियां एक्सेस लगी हैं पाकिस्तान में इस वक्त, तो हमें उनको भी जो है वो तरीक़ेकार बनाने हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा।
सो बाकी जो एक्सेस जो इंडस्ट्री लगी है तो वो भी इससे जो है वो चल पड़ेगी। और क्योंकि अभी तो सिर्फ अफगानिस्तान वाया वाया जो है वो लैंड रूट एक्सपोर्ट हो रहा है, जी। तो हम लोग इस पे एफर्ट कर रहे हैं कि हम इसकी ऐसी फिजिबिलिटी बनाएं कि बाय सी अगर हमें गवर्नमेंट इजाज़त दे दे तो हम इसको एक्सपोर्ट करें और एक अच्छा जो ज़रिया मुबादला अपने मुल्क के लिए दें। अच्छा, ये बताएं कि चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको वैल्यू एडिट करके हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम लोकलाइजेशन पे तवज्जो दें और यहीं पर ही हम तैयारी करें, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना आए? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, इस हवाले से बड़ी गुज़ारिशात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, अपनी साबका हुकूमतों से भी हम कर चुके हैं, इस हुकूमत से भी हम करते हैं। पाकिस्तान में हम लोग ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर। देखें, सिंध की जो कोस्टल बेल्ट है, जी। वो बहुत फर्टाइल है के लिए जो है वो जो सरसों है, जी। सरसों के लिए, उसके अलावा सनफ्लावर के लिए। तो ये हम लोग जो है इसको ग्रो कर सकते हैं एक बड़े पैमाने में। तो उसके लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पे इक़दाम उठाने और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे और हुकूमत फैसिलिटेट करेगी, डेफिनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी फार्मिंग में जो है लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, इस पे काफ़ी काम हो सकता है। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि चैलेंजेस तो हमारे मुल्क में हैं इस वक्त तवानाई के, तो बिजली और गैस की कीमतों में अगर कमी नहीं होती, एक्सपोर्टर को नॉर्मल टैक्स रिजीम में शिफ्ट किया गया है, अगर इसको हटा के वापस पुरानी पोजीशन पे नहीं लाया जाता, तो आप समझते हैं कि बिजनेसमैन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक रहेगा? ये आपने बड़ी सेंसिटिव बात की है। हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो हमारे इस रीजन में सबसे ज़्यादा हैं। जी। तो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम लोग ऑलरेडी जो है वो आईपीपीज़ के ऊपर हमने बड़ा शोर उठाया हमारा एफपीसीसीआई में, और हम लोग मिलके इसके ऊपर गवर्नमेंट को हमने बावर कराया कि ये जो कैपेसिटी जो पेमेंट जो हम लोग हर बिल में जो कैपेसिटी चार्जेस देते हैं सब जितने भी कंज्यूम के, तकरीबन 22 से 24 रुपए यूनिट बनता है वो। जी। तो ये बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस नहीं है। इसको ठीक कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो जैसा कि जो है वो सुनने में आया है कि 9 सेंट जो है वो बिजली का रेट हो जाएगा। तो इसमें एसआईएलसी भी काम कर रही है। तो अगर ये काम हो गया तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन जो है एनवायरनमेंट एक्सपोर्ट की हमारे मुल्क में जो है वो पैदा हो जाएगी और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हम लोग जो है इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख उमर रेहान, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली हैदर, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान एलपीजी मार्केटिंग एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अली साहब। एक इजलास हुआ है आप तमाम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और उसमें यह फैसला किया गया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कराची में एलपीजी की फरोख्त आप लोग बंद कर देंगे। क्या वजह है, इतना बड़ा फैसला आप लोग लेने जा रहे हैं, इतना अहम फैसला आप लोग लेने जा रहे हैं, वजूहात क्या है? देखिए जी, इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो ये है कि पिछले कोई 1 महीने से पुलिस की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गैर एलानिया जो एक क्रैकडाउन है वो एलपीजी के स्टेक होल्डर्स के ख़िलाफ़ चल रहा है, और जिसमें हमने मुतअद्दिद बार उनको इंगेज करने की कोशिश की है। उसके बावजूद जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो सलूक किया गया है पिछले 1 महीने में, उस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि बिलाखिर के हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हड़ताल जी। हमारा एक कानूनी आइनी हक है और हम उसको एक्सरसाइज करेंगे अगेंस्ट द इलीगल क्रैकडाउन ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये गरीब का फ्यूल है, अगर आप इसको शहर में बंद कर देंगे, इसकी तरसील नहीं होगी, ये सप्लाई नहीं होगी, तो ये तो बहुत अफेक्ट करेगा हमारे बिजनेस को। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। मैं यही वो बात है जो हमने उनको समझाने की कोशिश की है इंतज़ामिया को, जो वो समझ नहीं पा रहे कि देखें, एक सबसे अहम जुज़ ये है कि हमने खुद एक ज़िम्मेदार एसोसिएशन के बुनियाद पे हमने उनको खुद ये ऑफ़र की कि हम गैर कानूनी और वो दुकानें, वो आउटलेट्स जो कि एसओपी फॉलो नहीं कर रही, हिफाजती इक़दामात को फॉलो नहीं कर रही, हम खुद उसको निशानदेही करके बंद कराएंगे। उन केबल्स को, वो पथारों को, बस स्टॉपों पे जो दुकानें इलीगल खुली हुई हैं, हम बंद कराने के लिए तैयार हैं। हमने निशानदेही भी की है उनको, जी। और हमने उनको कहा है कि एक लाइन ड्रॉ करें बिटवीन लीगल एंड इलीगल।
जी। जो लोग एसओपी फॉलो कर रहे हैं, जो ओगरा की थर्ड पार्टी और सिविल डिफेंस के सर्टिफिकेट ले रहे हैं और अपने अपनी अपने आउटलेट्स पे उन्होंने हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया हुआ है, उनको आप कारोबार करने की इजाज़त दें। जो नहीं कर रहे उनको बंद कर दें। मगर बदकिस्मती से हुआ ये है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने ये फ़र्क ख़त्म कर दिया है और एक बिला जवाब एक ना किन्होंने सिर्फ फर्क खत्म कर दिया, वाजे करें। जी पुलिस की बात हो रही है, इंतजामिया की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जी। पुलिस के जितने भी हाई अफ्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है एज एसोसिएशन। जी। हमने कमिश्नर साहब से मुतअद्दिद बार 2-3 मीटिंग्स कॉल की हैं, मगर जो असल कोर इशू जो है जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान में एलपीजी इंडस्ट्री में धमाके होते हैं, वो है वो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर जो बन के आ रहे हैं गुजरावाला से और कराची में खुलेआम फरोख्त हो रही है हार्डवेयर और प्लम्बर की दुकानों पे। उनके सदाबाब के लिए इंतजामिया ने कुछ नहीं किया और उन्होंने क्या किया कि जो एलपीजी की जो लीगल सप्लाई चेन है उसमें पकड़ जकड़ शुरू कर दी है। हमारी गाड़ियां जो प्लांटों से निकल रही है उनको पकड़ लेते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो आउटलेट्स हैं उनको सील कर देते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये इस तरह का आप एक रवैया अपनाएंगे तो आवाम तक इस गैस की तरसील का निज़ाम किस तरह हम कर पाएंगे? तो ये हमने सारे मुज़ाकरात करने के बाद फिर हमने ये फैसला किया कि हमारे पास अब हड़ताल के अलावा कुछ चारा नहीं, ताकि कम से कम लोगों को हमारे जो मुक़्तदर हल्के उन तक हमारी आवाज़ तो जाए ना। अच्छा अब अली, देखें कि देखें हो अली ये रहा है हैदर, कि अली हैदर साहब, देखें लाइन तो ड्रॉ हुई भी है ओगरा की जानिब से कि ये प्रिकॉशंस आप लोगों ने लेने ही लेने हैं। उन्होंने ये पॉइंट्स बता दिए कि इन पॉइंट्स को सामने रख कर ही कारोबार होगा, लेकिन इस बात को तो आप तस्लीम करते हैं कि कराची समेत मुल्क भर के अंदर एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमने ब्लास्ट देखे, बड़े बड़े धमाके देखे। अब कराची की अगर मैं बात कर लेता हूँ, चलें तो कराची के अंदर रोड पर जिसका दिल चाहता है वो एलपीजी की दुकान खोल लेता है, एलपीजी का ठिया लगा लेता है, उसके बाद लाइसेंस भी नहीं होता, वो एसओपीज भी फॉलो नहीं कर रहा होता। अगर उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है तो ये तो सही हो रहा है, ये तो होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज़ की निशानदेही की। देखें, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि हमारी एसोसिएशन ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिस्ट प्रोवाइड की हैं उन दुकानों की, उन आउटलेट्स की जो कि ख़तरनाक हैं, जो हादसा का सबब बन सकती हैं, जो बिल्डिंगों के नीचे हैं, जो गुंजान आबाद इलाकों में हैं, जो कि फुटपाथों पे बनी हुई हैं, बस स्टॉप पे बनी हुई हैं। ये हमने खुद निशानदेही की है जी। और हम आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहे हैं कि जी जो दुकानें ये नहीं कर फॉलो करती, हम उनकी वकालत या उनका दिफा कभी नहीं करेंगे। लोगों की जान पहले मुकद्दम है, हमारे सार्फिन की जान पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो इसमें तो कुछ दो राय नहीं है कि सेफ्टी के ऊपर हमारा जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। मगर मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे वो ये है कि एक फ़र्क जो है वो लाइसेंस का और गैर लाइसेंस का ख़त्म कर दिया गया, उसकी पदाश में हमने ये एहतजाज की कॉल दी है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि देखें, जो दुकानें चंद दुकानें जो चंद इलाकों में 22 लाख दुकानें बंद हैं और चंद दुकानें जो किसी की सरपरस्ती में चल रही हैं, वो ब्लैक में इस पर एलपीजी बेच रही हैं और सारिफीन अल्टीमेटली सारिफ जो है उसका उसको नुकसान है। तादाद किसकी ज्यादा है? इलीगल एलपीजी फरोख्त करने वालों की तादाद ज्यादा है या लीगल जो तमाम प्रिकॉशंस और एसओपीज फॉलो कर रहे हैं? नंबर्स क्या हैं? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इलीगल दुकानदारों की तादाद ज्यादा है बदकिस्मती से, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सरकारी अमलाक पे जो इंक्रोचमेंट्स करके लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं, पहले सरकार वो तो खत्म करे। देखें, बस स्टॉपों पे, फुटपाथों पे, पथारों पे जो केबल्स नुमा टेम्पररी स्ट्रक्चर में जो डिकेंटिंग हो रही है, या जो स्लांट कच्ची आबादियों में जो रोड के ऊपर जो है, रोड साइड के ऊपर डिकेंटिंग हो रही है, उसको तो बंद कराएं पहले आप, क्योंकि वो तो सरकार की अमलाक पे हो रही है, टोटल नाजायज है और उसकी तरफ हमने खुद निशानदेही कराई है। तो इसमें कुछ दो राय, आपने जो बड़ी अच्छी बात पॉइंट की कि जिसको जो काम नहीं आता वो एलपीजी का काम शुरू कर देता है, और हमारी ये एसोसिएशन उसी की निशानदेही कर रही है इंतजामिया को कि खुदारा उन लोगों की आप सरकोबी करें जो बगैर लाइसेंस के और बगैर लाइसेंस और इलीगल काम करने वालों की तादाद ज्यादा है। ये बात तो बिल्कुल ज्यादा है। तो अब अगर इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि वो लोग भी इसकी जद में आ गए जिनके पास लाइसेंस है, तो आप बाकायदा तौर पे ओगरा से रब्ता कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ओगरा के बाद रजिस्टर्ड हो गए। जब एसओपीज फॉलो आप लोग कर रहे हैं तो फिर तो इसमें हड़ताल पे और एहतजाज पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, जो कमिश्नर कराची साहब ने मीटिंग कॉल की थी लास्ट आज से 15 दिन पहले की बात है, उन्होंने उसमें बड़ी क्लियरली ये बात लिख दी थी कि जो कंपनियां एसओपी, जो आउटलेट्स एसओपी फॉलो कर रहे हैं उनको इजाजत दे दें,
और जो फॉलो नहीं कर रहे उनको इजाजत ना दें। वो बाकायदा एसओपी के एक पॉइंट्स उनके सामने डिस्कस हुए, उसमें ओगरा के नुमाइंदे भी मौजूद थे, उसमें सिविल इंतजामिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे, सिविल डिफेंस भी था, फायर ब्रिगेड भी था और पुलिस के नुमाइंदे भी मौजूद थे। अब इस एसओपी के बाद और उसमें ये भी बात तय पाई थी कि उन इलाकों में जिन इलाकों में सब स्टैंडर्ड सिलेंडर खुलेआम बिक रहे हैं उनके ऊपर भी ऑपरेशन करेंगे, हम निशानदही करेंगे। मगर हुआ ये कि आज भी मैं ये देख रहा हूं कि जो इंक्रोचमेंट और जो सरकारी जगहों पे जो अनऑथराइज्ड दुकानें वो तो चल रही हैं और जो कानूनी दुकानें वो बंद कर दी गई हैं। अब हम लिख के थक चुके हैं कि भाई ये कानूनी दुकानें हैं, ये एसओपी फॉलो कर रही हैं। अच्छा, एसओपीज का क्या है, जरा मुझे एसओपीज बता दें। देखिए एसओपीज जो है ना जी, उसमें बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है जी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नीचे नॉट अलाउड, सही है। दुकान के अंदर ओपन वायरिंग नॉट अलाउड। फायर फाइटिंग के लिए कम से कम 3 से 4 डीओपी के सिलेंडर होने चाहिए आपके पास, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, ऑटोमेटिक स्प्रिंकल होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट होनी चाहिए और बाकायदा इमरजेंसी में रेस्क्यू इदारों के नंबर लिखे होने चाहिए और हिफाजती इकदाम जो इमरजेंसी की सूरत में हो सकते हैं, फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। इन चीज़ों में अगर किसी की कमी है तो वो ऑथराइज आउटलेट नहीं है। तो फिर ये तो मैंने तो कभी जिंदगी में ये सारी चीजें किसी दुकान में नहीं देखी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये नहीं देखी। मतलब ये तो हमने ये जो एसओपी आपने बताया है, ये तो एसओपी मुझे आपसे पता चला रहा है, ये मैंने कभी देखा नहीं है। आप एक काम करें सर, आप एक प्रोग्राम ऑफ ग्राउंड पे करें हमारे साथ, हमारी एसोसिएशन आपको लेके जाएगी उन दुकानों पे जिनकी मैंने जो पैरामीटर्स मैंने अभी आपसे डिफाइन किए हैं। गिनती की होंगी ऐसी दुकानें अली साहब, ये तो गिनती की होंगी ना। ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर ये एक्शन हो रहा है तो फिर तो सही हो रहा है, आप इसकी हिमायत करनी चाहिए आपको। देखें, मैंने आपको अर्ज किया, मैंने जैसे खुद आपको अर्ज किया कि जो एक्शन गैर कानूनी के खिलाफ हो रहा है उसमें तो हम साथ हैं। हम तो इंसानिया को निशानदेही कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। मुझे बताएं, मैं अपनी ही बरादरी के खिलाफ लिख के दे रहा हूँ आवाम की सेफ्टी के लिए। तो इसके लिए आप समझे कि हमें इससे बड़ी और क्या बात होगी। मगर बात यह है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें जो एसोसिएशन, जो हमारी एसोसिएशन है, उसने जो पैरामीटर डिफाइन किए इंतजामिया के लिए कि जनाब ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी नहीं है, उसके बीच में एक बड़ी बारीक सी लाइन है। हम सिर्फ हमारी दरख्वास्त इंतजामिया से ये कि उसको वो देख लें कि वो किसी कानूनी ये तो हल तलब मामला है, ये तो हल तलब मामला है। आपने गैर मुइना मुद्दत तक की कॉल देने का प्लान बना लिया, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी? देखिए, मेरे पे सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि जो कानूनी हमारे लोग हैं, जो कानून को फॉलो कर रहे हैं, जो कानून को फॉलो कर रहे हैं और कानून की पारदारी कर रहे हैं, उनके साथ जो है सर ये नाइंसाफी हुआ है कि हम उनको उसी लाइन में खड़ा कर दें जिस लाइन में गैर कानूनी आउटलेट्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है, जो आपके चलेंगे, आपसे मैं अर्ज करूंगा कि आप समझते हैं कि गैर मुइना मुद्दत तक की कॉल देने का जो प्लान है वो सरासर ज्यादती है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, उगरा से भी बात कर सकते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। इस ज्यादती को टेबल टॉक के जरिए हल किया जा सकता है। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आवाम की मुश्किलात और आवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए मेरी एसोसिएशन अपना किरदार अदा करती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि इंतजामिया के साथ जो है वो कोई इस किस्म की हमें यकीन दहानी अगर मिल जाए कि कानूनी आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने फैसले पे नजरसानी कर सकते हैं। अगर कानूनी आउटलेट्स एसओपीज को फॉलो ना कर पाएं तो फिर तो कार्रवाई की जा सकती है, ये तो अथॉरिटी है, इसको आप तस्लीम करते हैं? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि जो लोग हिफाजती इकदामात को जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम खुद उसकी सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुजाहिद रसूल, मारूफ बिजनेसमैन है और डायरेक्टर हैं कारसाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डिजिटलाइजेशन हमारे मुल्क में श्रिंक होती जा रही है बाय सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, बाय सोर्स ऑफ अमनो मान की जो खराब सूरत हाल एक बड़ी वजह है। उसके अलावा फिर रेट ऑफ रिटर्न हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा घट रहा है। तो क्या कहते हैं, किस तरीके से निपटा जाए?
देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन सुकड़ रही है। एक तो आपके रुपए की वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल खत्म होने के ऊपर है, जी और उससे होना तो ये चाहिए था कि आपके एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन ये कि इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है जब आप इंपोर्ट्स करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है। आप मशीनरीज इंपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपके यहाँ डॉलर की शॉर्टेज है। पावर क्राइसिस आपके यहाँ मौजूद है। आप पावर क्राइसिस को भी आप जो है उसका टैरिफ को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आईपीपीएस के मैटर्स इतने ज्यादा आपके हाथ से निकल चुके हैं जी कि अब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके हाथ में नहीं रही है। तो इंडस्ट्री यहाँ पे जो है वो सरवाइव करना, उसके लिए दो तीन अवामिल होते हैं। सबसे बड़ी अवामिल तो ये है कि आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जी आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जी बिकॉज ऑफ द पावर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें एड्रेस जब तक कि नहीं होंगी, ये भी इंडस्ट्री जो है उस वक्त तक जो है वो परवान नहीं चलेगी। मुजाहिद साहब, अभी बजट के असरात, मनफी असरात से बिजनेस कम्युनिटी नहीं निकली है कि अब ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि मिनी बजट आ सकता है। टैक्स डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए अगर गवर्नमेंट मिनी बजट पेश कर देती है तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी बिजनेस कम्युनिटी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, आप टैक्सेशन को और बजट को एक तरफ रख के अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो डेफिसिट है वो ज्यादातर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो अच्छा खासा बड़ा है, गैप काफी है। और अगर हम उसको फिलअप करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, तो आप अपने ही लोगों को, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को आप सप्रेस कर रहे होते हैं। जी जो तबका आपको कमा के दे रहा है, आप उसको इतना सप्रेस किए चले जा रहे हैं कि उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो अपना कारोबार बंद करे और सरमाया लेके दूसरी तरफ चला जाए। बजट अगर दिया जाता है तो वो बजट होता है टैक्स फ्रेंडली हो, बजट होता है लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए। आपके अखराजात जो आपने बेजा अखराजात किए हुए हैं, और बहुत हैं, और कई जगहों पे हैं। अगर आप उसको, मैं अगर शुरू करूंगा तो ए से लेके जेड तक ये सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन मसला ये क्या, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। टैक्सेशन की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और वो भी उन लोगों पे ज्यादा दबाव डाला जा रहा है वो जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। जी जो नहीं कर रहे वो तो चलिए ठीक है, वहां पे आप टैक्स लगाइए। लेकिन जैसे कराची के सनतकार हैं, या जो मुख्तलिफ सनतों से ताल्लुक रखते हैं, फैसलाबाद की सनत है या सियालकोट की सनत है, वहां पे अगर आप जो है टैक्स का भरमार कर देंगे और प्रेशर डालेंगे, तो आप मुझे बताइएगा कि फिर ऑप्शन क्या रह जाता है। आप बजट के नाम के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। आपने आईएमएफ से कर्ज लिए हुए, कर्ज भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था यहाँ के हमारे हालात के देखते हुए। जी बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसको हुकूमत ने आज तक कंसिडर ही नहीं किया है कि वो अपने डेफिसिट्स को किस तरह से पूरा कर सके। तो नेचुरली ये तो अब अगर मिनी बजट लेके आते हैं और उसमें फिर टैक्सेस लगाएंगे, तो उसका ही खौफ रहता है। फिर उसके बाद फिर यही होगा, जो बचा कुचा सरमाया वो भी चला जाएगा। $33 अरब सालाना एक्सपोर्ट का हदफ मुकर्रर किया है हुकूमत ने बजट में। आपको लगता है कि हम अचीव कर जी, पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह कि एक तरफ आप जो है वो सेट कर रहे हैं, अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सप्रेस कर रहे हैं। जब आप लोगों को पुश करेंगे, एक दीवार तक लग जाएंगे, और एक्सपेंसेस आपके कट डाउन हो नहीं रहे। आपकी बिजली आपके पास है मगर महंगी है, जी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है नहीं, इंपोर्ट आप कर नहीं सकते, इंपोर्ट के लिए फैसिलिटेट किया हुआ नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि फिर अगर मशीनरीज इंपोर्ट नहीं होंगी, उसमें आप आज के दौर में अगर आप टेक्सटाइल की सनत को ही उठा लीजिए, तो टेक्सटाइल में हम सिवाय जो है वो फ्लीस बनाने के और टॉवल्स वगैरह के और बेडशीट के, इसके अलावा हमारे पास फाइन कॉटन की कोई ऐसी सनत नहीं है कि जो उसको फाइन एक्सपोर्ट कर सके। और आज के दौर में जो गारमेंट्स इंडस्ट्री का हाल हुआ है, सारी गारमेंट इंडस्ट्रियां यहाँ से खत्म हो चुकी हैं। जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं जी टेक्सटाइल की, वो बिल्कुल नहीं है, ना होने के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका जो है वो कोई इम्पैक्ट ऐसा पॉजिटिव आना है पाकिस्तान में। मुजाहिद साहब, एक्सपोर्टर्स की विश लिस्ट भी बड़ी लंबी होती है। एक्सपोर्टर कभी खुश नहीं होता। तो जब हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बेहतर थी, हम लोगों की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बेहतर थी, हम लोग इम्प्रूव कर रहे थे, तो लोकलाइजेशन को इम्प्रूव क्यों नहीं किया एक्सपोर्टर ने? क्यों वो इम्पोर्टर बन के माल इम्पोर्ट भी करेगा और फिर उसके अंदर वो एडिशन करके एक्सपोर्ट करेगा? लोकलाइजेशन की तरफ एक्सपोर्टर ने तवज्जो क्यों नहीं दी जब हालात बेहतर थे? देखिए, बहुत सारे अवामिल हैं। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं कि आपके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। जी आप दुबई में उठा के देख लीजिए, 970 के करीब डिफरेंट कंपनीज ऐसी हैं जो जो लोगों के अकाउंट्स हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से लेके जा चुकी हैं, और वो आपके एक्सपोर्टर का ही ज्यादा पैसा है।
अब आप पूछेंगे वो कैसे एक्सपोर्टर्स का ज्यादा पैसा, जो अंडर इनवॉइसिंग करके अब हम इंपोर्ट करते जी। हैं, तो बाहर भी एक्सपोर्ट जो होती है वो अंडर इनवॉइसिंग करके ही होती है। अंडर इनवॉइसिंग ये होती है कि जी 100 रुपए के माल की आपने 50% की एलसी ले ली और बिल्कुल। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अंडर यहाँ से इनवॉइसिंग, सरमाया ओवर चला गया, इनवॉइसिंग, बिल्कुल। और वो 50% जो बाहर पड़ा हुआ है उसका, वो उसने वहां पे अपने इन्वेस्ट कर दिया, दुबई में इन्वेस्ट कर दिया, पनामा में इन्वेस्ट कर दिया, दुनिया भर के मुल्कों में ले लेते हैं, सऊदी अरब में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो पैसा वापस तो आएगा नहीं, वो एक्सपोर्टर का ही पैसा है जो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करता है और उसके बाद वो अपना पैसा बाहर पार्क कर देता है, जी। तो वो पैसा तो वापस आ नहीं रहा। तो एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत को कोई लॉज होने चाहिए, कोई इनके पास कोई क्रेडेंशियल्स होने चाहिए कि इसको कर्टेल कैसे किया जाए, या उनको तरगीब दें कि वो वहां से पैसा वापस लेके आए। बहुत सारी चीजें वो कर सकती है हुकूमत, लेकिन इस सिलसिले में मेरे ख्याल से बेहिसी है या फिर बेबसी है कि वो करना नहीं चाहते। एक्सपोर्टर आपको लगता है कि इस मुल्क में इस वक्त सिक्योर है इन हालात में, जितने क्राइसिस हैं इस वक्त, आपको लगता है कि एक्सपोर्टर यहाँ पर स्टैंड करेगा, या आइंदा आने वाले दिनों में जो रही सही एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो भी बहुत रैपिडली डिक्रीज होगी? देखिए, बहुत रैपिडली डिक्रीज हो चुकी है और हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत आपको बूस्ट मिला था वो कोविड के जमाने में मिला था, और जी। कोविड के जमाने में भी इसलिए मिला था कि बराबर की सारी दुकानें बंद थी। जी। आपका इंडिया बंद था, आपका श्रीलंका बंद था, बांग्लादेश बंद था, तो लोगों की कंजम्पशन तो अपनी जगह पे, डिमांड तो अपनी जगह मौजूद थी। लेकिन उस वक्त वो एक गोल्डन चांस था गवर्नमेंट के पास कि उसको जो है वो बेनिफिट देती, बजाय के बेनिफिट देने के लिए वो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स, मैं उससे बहस में नहीं जाना चाहता कि वो कहाँ पे एक्सपेंस करते रहे और वो क्या डिफेंस पे एक्सपेंडिचर्स होते रहे, और कितना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने वहाँ वेस्ट कर दिए। और यहाँ पे जो है, जो लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए वो मार्केट को कैप्चर करके होल्ड करना चाहते थे, वो होल्ड नहीं कर पाए, और फिर नतीजा यही हुआ कि जब बराबर की दुकानें खुली तो आप अपनी सारी दुकानों का माल लेके जो है वापस आ गए। तो ये एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा एक इशू है जो गवर्नमेंट की तरफ से, नाअहली की तरफ से एक्सपोर्टर्स के लिए। मैं एक्सपोर्टर्स को वो नहीं कहूँगा कि वो गलत थे या उन्होंने गलत किया। देखिए, वो सरमाया लगाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ का रॉ मटेरियल लेके आते हैं, रॉ मटेरियल को जो है वो वैल्यू एडिशन में लेके जाते हैं, उनको मार्केट मिलती है, वो मार्केट में जाते हैं। लेकिन मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपकी सपोर्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, जो जी। पाकिस्तान में उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, उन्होंने की नहीं। अब नॉर्मल और टैक्स उसका रिजीम नतीजा में ये है अगर कि एक्सपोर्टर को शामिल किया गया है इस बजट के बाद, तो इससे भी एक्सपोर्टर परेशान है, और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तमाम चैम्बर जो हैं ये भी नाकाम हो गए नॉर्मल टैक्स रिजीम से निकालने में एक्सपोर्टर्स को। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो टैक्स रिजीम के अंदर उसको लेके इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास खुद डॉलर्स नहीं है। आप गवर्नमेंट उसको अगर सब्सिडीज पहले देती थी रिबेट की सूरत में, तो अब वो नहीं दे सकती। बात यह है कि मार्केटें जो हैं वो, अब आप वही वाली बात है कि आप लेके बैठे हुए एक पुरानी एक टेक्नोलॉजी और पुराना आप जो है वो एक स्टफ लेके बैठे हुए जो आज की मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाता। आप उसको बेहतर करने के लिए आपको मशीनरीज की ज़रूरत है, आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अगर आप कमाएंगे तो आप टैक्स भी दे सकेंगे। जी। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर्स टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन ये कि मसला ये कि आप ब्रीदिंग स्पेस तो दें। ब्रीदिंग स्पेस आप दे नहीं रहे, और आप कहते हैं कि नहीं अब आप जो है वो टैक्स भी ज़्यादा दें, तो कहाँ से देगा? फिर वो बेहतर यही होगा कि वो अपना सरमाया बंद करे, अपना यहाँ पे जो है उठाए और यहाँ से लेके दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए। मेड इन तो ये हो रहा है। पाकिस्तान का जो फार्मूला है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा? इसमें यह भी कहा जाता है कि एक्सपोर्टर एक बड़ी रुकावट है जो लोकलाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करने देता, लोकलाइजेशन को बेहतर नहीं करने देता, और मेक इन पाकिस्तान फार्मूले पर वो तरजीह देता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर जब आपने एक बहुत बड़ा यहाँ पे इस अरसे में जब आपके पास डॉलर्स नहीं रहे और IMF प्रोग्राम से पहले जब आपके सूरत हाल थी, तो पैरेलल बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी, जो कि कंज्यूमर्स की इंडस्ट्री थी, वो खड़ी भी हुई और उसने जो है वो सपोर्ट भी किया और क्वालिटी स्टफ भी दिया। एक छोटी सी मिसाल आपको मैं बताऊं कि जैसे दूध का है मामला, जी। आपकी डेयरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी की कितनी ही बाई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो बाहर से इंपोर्ट होती थी, चीज़ से लेके मक्खन ले लीजिए आप, या उसकी जिस डिफरेंट जो किस्में आती थी, जी। वो फिर पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री ने उसको गैप को फुलफिल किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुलफिल नहीं किया, दूसरी की इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने फुलफिल किया। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो इंडस्ट्री थी, उसको पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री ने बाय वर्च्यू ऑफ वट एवर द रीजन इज, जी। वो आपके सामने अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की सूरत में उसने उस गैप को फुल किया है। जी। लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, आपके यहाँ स्मगलिंग जो है वो बेइंतहा है। बड़ा फैक्टर और है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप बड़े स्टोर्स में चले जाइए, जो इम्पोर्ट
जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जिसमें कारफोर भी है या हाइपरस्टार कह ले, जी आपको वहां पे आपको क्वालिटी स्टफ नहीं मिलता, इंपोर्टेड स्टफ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप किसी भी दुकान में चले जाए तो वो भरा हुआ है, जो स्टोर से जो आपको ब्रांड चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पैरेलल आपकी जो है वो इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जिसको हम स्मगलर्स की इंडस्ट्री कहते हैं, और बिल्कुल। वो स्मगलर्स जो हैं वो पैरेलल इंडस्ट्री में लेके मार्केट की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। अच्छा मुजाहिद साहब, आखिर में ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि मौशे अशारिये बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, हमारी जीडीपी ग्रोथ बेहतर हो रही है, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट से सरप्लस हुआ है, हमारा ट्रेड अकाउंट भी थोड़ा बेहतर हुआ है, हमारा जो पावर डेफिसिट है वो भी डिक्रीज हुआ है। तो आपको लगता है कि हम लोग अपनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? देखिए, हम बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए थे। SIFC का जैसे एक जी है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां से SIFC के थ्रू भी आ रही है, और उसके अलावा जो है सरमायाकारी जो है यहाँ पे हो रही है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि इसके बाद जब ये सब कुछ होता है, जैसे कल कराची में हुआ, तो वो थोड़ा सा जो है झटका जरूर लगता है। और फिर सरमाया इज जस्ट लाइक बर्ड की तरह से होता है, नेस्टिंग करता है, बिल्कुल और वो अगर उसमें जरा सी भी गोली चल जाए तो फिर वो सारी बर्ड्स वहां से उड़ जाती है। तो ये बिल्कुल। सरमाया भी एक उड़ गया है यहाँ से, और ये जब तक के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये इंडिकेटर्स जितने भी हैं आपके, ये नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो ये बेहतरी पे था, लेकिन अब ये कि मुझे लग रहा है कि अब वो जो दहशतगर्दी का जो सिलसिला था, अब वो शहरों की तरफ भी आ रहा है, और वो फिर दोबारा से उसी सूरत हाल पे आके खड़े हो रहे हैं जो हम 2011, 12, 13 में थे। बहुत शुक्रिया मुजाहिद रसूल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अमन अमान की ख़राब सूरत हाल एक बड़ा फैक्टर है जिससे हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से फ्लाई कर रही है, और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक हैं, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस हमारी आउट क्लास है। लेकिन बहरहाल दहशतगर्दी के असरात हमने माजी में भी देखे हैं, और हाल ही में हमने जो एक वाक़या देखा है उससे बिजनेस कम्युनिटी खौफजदा है। यकीनन इन हालात के ऊपर जल्द काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो मौशे अशारी हैं वो बेहतरी की जानिब रवादावा है, इनमें किसी भी किस्म का हम कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। IMF ने भी कह दिया है कि अगर मौजूदा हुकूमत तमाम रेगुलेशन जो IMF ने सेट किए उसको फॉलो करेगी तो यकीनन यह IMF का प्लान पाकिस्तान में आखिरी होगा, और हम लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।